नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। आज हमारे पास में 260 नंबर की क्लास है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर अल्सर। जो हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, वो हमारे पास में दो कैटेगरी होती है टॉपिक सेलेक्ट करने की। पहली कैटेगरी हमारे पास में कि जो हमारे पास में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से हम टॉपिक लेते हैं। सेकंड हमारे पास में आता है बच्चों की फरमाइश पे, यानी कि हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जितने भी हमारे पास में कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने जो है वो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है वो एक लिस्ट बनाई है। यानी कि जितने भी हैं, चाहे वो हमारे पास में डीएसएसबी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ईएसआई हो, चाहे वो हमारे पास में पीजीआई हो, कोई सा भी एग्जाम हो, तो वहाँ पे कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब की जो है हमने एक लिस्ट बनाई है। और लिस्ट जो है वो हमने उसका नाम दिया है 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो लिस्ट आपके पास में होगी। अगर जिनके पास में नहीं है तो वो डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज करके वो लिस्ट आप प्राप्त कर सकते हो। आप देखोगे तो आपको एहसास होगा, पता लगेगा कि वाकई में जो है वो क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक में से आते हैं। ठीक है, तो वो उस टॉपिक से हम जो है वो टॉपिक ले लेते हैं। यानी कि जो हमारे पास में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो हम वहां से जो है वो टॉपिक लेते हैं, या फिर बच्चों की फरमाइश पे। बच्चों की फरमाइश इन द सेंस कि बच्चे किसी स्पेशल टॉपिक की जो है वो डिमांड कर देते हैं कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए, ये टॉपिक समझने में जो है वो हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो बच्चे जो है वो सेकंड उस चीज को ले लेते हैं, तो वहां से हम लेते हैं। आज का हमारे पास में जो टॉपिक लिया है वो हमने लिया है 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमने जो है वो आज की क्लास ली है। और क्लास नंबर होगी हमारे पास में 260, यानी कि अब तक जो है वो हमने 259 क्लासेज जो है वो शुरू 259 क्लासेज जो है वो फिनिश कर दी है। 1 जनवरी 2000 से लेके अब तक हम इसको 2025 से लेके हम चल रहे हैं, और डेली हमारे पास क्लास आती है। और आज हमारे पास में जो है वो 260 नंबर की क्लास आ गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की, कि कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक से जो है वो निकल के आते हैं। तो दोस्तों, शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसमें से हमारे पास में प्रेशर अल्सर से जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा। हर एग्जाम से करीब करीब, अभी कुछ दिन पहले जो है वो एग्जाम लगी थी, तब भी जो है वो इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। या हम कहें कि बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि डेक्यूबिटिक अल्सर के बिना जो है, या प्रेशर अल्सर के बिना जो है वो एग्जाम अधूरी होती है। और ये बात सही भी है। एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो हमारे पास में स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो हमारे पास में प्री हो, चाहे वो हमारे पास में मेन हो, कोई सा भी एग्जाम हो, क्वेश्चन जो है वो जरूर निकल के आते हैं इस टॉपिक से। क्वेश्चन किस तरीके से निकल के आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसके इंट्रोडक्शन से भी जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। देन साथ के साथ जो है वो हमारे पास में इसके क्लासिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन निकल के आते हैं, इमेज बेस पे क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसके मैनेजमेंट से क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसके स्कोर कौन सा यूज में लेते हैं उसके नाम पे क्वेश्चन निकल के आते हैं, इवन इसके क्या क्या नाम है उससे भी जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे पास में इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो बहुत बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम जो है इसको लेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन से, देन उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेशन हमारे पास में बिल्कुल इसकी सिंपल डेफिनेशन आती है। ठीक है, तो जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमारे पास में जो प्रेशर अल्सर है, ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास में प्रेशर अल्सर है, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग नाम से कैसे? जैसे आल्सो नोन एज बेड सोर। ठीक है, यानी कि इसको हम जो है वो बेड सोर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम जो है वो दोस्तों आल्सो नोन एज ड्यूक्यूबेटिक अल्सर के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग नाम से जो है वो इसको जाना जाता है। बेड सोर बोल दो, या ड्यूक्यूबेटिक अल्सर बोल दो, या प्रेशर अल्सर बोल दो, क्योंकि इसका नामकरण एक्चुअली इसी के आधार पे, जैसे प्रेशर अल्सर है, प्रेशर अल्सर इन द सेंस कि प्रेशर के कारण अगर कोई अल्सर हुआ है उसको हम कहते हैं प्रेशर अल्सर। देखिए पॉइंट पे जाइए, प्रेशर अल्सर इन द सेंस कि कहीं ना कहीं प्रेशर अराइज हुआ है, और उस प्रेशर अराइज होने के कारण जो है वो अल्सर निकला है, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड प्रेशर अल्सर। ऐसे हो गया हमारे पास में बेड सोर। बेड सोर से कैसे दोस्तों? बेड सोर से ऐसे हमारे पास में, ठीक है, कि लंबे समय तक अगर हम बेड पे लेटे हुए हैं, ठीक है,
तो वहां पे उस बेड पे लेटे होने की वजह से जो है वो हमारे पास में सोर हो गया या अल्सर हो गया, इसको हम कहते हैं बेड सोर अल्सर। देन डेक्यूबेटिक अल्सर। डेक्यूबेटिक अल्सर मतलब हमारे पास में जो स्किन है उसकी इंटीग्रिटी जो है वो ब्रेक डाउन हो गई है, उसके कारण जो चीज हुई है उसको हम बोलते हैं डेक्यूबेटिक अल्सर। ठीक है, तो ये हमारे पास में दोस्तों अलग अलग नाम है। नाम इसके जो है वो कोई भी पूछा जा सकता है, बेड सोर बोल दो, डेक्यूबेटिक अल्सर बोल दो या प्रेशर अल्सर बोल दो, ये सारी की सारी चीजें जो है वो सेम रहती है। ठीक है, पहले हम थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो इसकी थोड़ी एनाटॉमी देखेंगे ताकि ये सारी चीजें जो है वो एग्जैक्ट क्लियर हो जाए। तो देखो, ए प्रेशर अल्सर इज ए लोकलाइज इंजुरी to the skin or underlying tissue, usually over the bony prominence, caused by prolonged pressure or pressure combined with shear and friction। ठीक है, देखो ध्यान से, जो हमारे पास में प्रेशर अल्सर है वो एक लोकलाइज्ड इंजुरी है। लोकलाइज इंजुरी इन द सेंस कोई पर्टिकुलर एक जगह बनती है, ऐसा नहीं पूरी बॉडी पे बन गई, कोई भी एक पर्टिकुलर जो है वो जगह पे, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर जगह पे जो है वो हमारे पास में इंजुरी होती है। तो जो प्रेशर अल्सर है वो एक लोकलाइज इंजुरी है, किसकी? स्किन की। ठीक है, एंड अंडरलाइन द टिश्यू। ठीक है, स्किन और स्किन के नीचे जो टिश्यू है उसकी जो है वो इंजुरी होती है। समझ में आ गया? प्रेशर अल्सर जो है वो एक लोकलाइज इंजुरी है स्किन और उसके अंडरलाइन टिश्यू की, और स्पेशली कहां पे बनती है? स्पेशली ओवर द बोनी प्रोमिनेंस। बोनी प्रोमिनेंस का मतलब हो गया कि जहां पे हमारी बोन उभरी हुई है वहां पे। जैसे उभरी हुई कहां है? जैसे मैं सीधा लेटा हुआ हूं तो मेरे शोल्डर्स हो गए, सैक्रम रीजन हो गया है, ठीक है, देन एंकल हो गया, वहां पे वो सारी चीजें। जैसे मान लो मैं उल्टा लेटा हुआ हूं तो ये पॉइंट हो गया, ये मेरे जो है वो शोल्डर पॉइंट हो गए, ठीक है, नी हो गए, वहां पे दिक्कत आती है। साइड लाइन में हूं तो हमारे पास में ये वाला रीजन हो गया, ये हो गया, हमारे पास में चिक वाली बोन होगी। तो मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि प्रेशर अल्सर जो है वो एक लोकलाइज इंजरी होती है स्किन की। ठीक है, और ये जो है वो बेसिकली कहां पे होती है? जहां पे बोनी प्रोमिनेंस होती है, जहां पे बोन का उभार होता है, बोन उभरी हुई होती है। ठीक है, बोन उभरी हुई इन द सेंस कि बोन जो है वो ज्यादा दिखाई देती है, वहां पे होता है। और ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? प्रोलोंग्ड प्रेशर। लंबे समय तक अगर हमारे पास में प्रेशर है, जैसे मैं ऐसे करके यहाँ पे लंबे समय तक प्रेशर रखूं तो यहाँ पे भी अल्सर हो जाएगा, यूं करके ऐसे करके रहूं तो यहाँ पे ये अल्सर हो जाएगा, ऐसे मैं बेड पे लेटा रहूं तो यहाँ पे अल्सर हो जाएगा। प्रोलोंग्ड प्रेशर की वजह से जो है वो अल्सर हो गया, इसको हम कहते हैं प्रेशर अल्सर। और ये बेसिकली प्रोलोंग्ड अल्सर की वजह, प्रेशर की वजह से, या प्रेशर के साथ साथ जो है वो हमारे पास में शीर एंड फ्रिक्शन। अभी शीर एंड फ्रिक्शन दोनों को हम समझाएंगे कि किस तरीके से हमारे पास में जो है वो फ्रिक्शन एंड दबाव जो है वो बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में प्रेशर अल्सर। अब हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा, हॉस्पिटल में काम किया होगा, ठीक है, अगर नहीं किया हुआ है ट्रेनिंग टाइम में तो आपने देखा होगा कि जो पेशेंट लंबे समय तक बेड रिडन होते हैं, लंबे समय तक एक बेड पे एक ही जगह पे जो है वो लेटे हुए रहते हैं, तो उन पे क्या होता है कि जहां जहां हमारे पास में बोनी प्रोमिनेंस वाला एरिया होता है, यानी कि जहां पे टिश्यू कम होता है, वहां पे क्या होता है? उसके घाव हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेशर अल्सर। ठीक है, तो प्रेशर की वजह से वो अल्सर हुई है, इसलिए इसको प्रेशर अल्सर कहते हैं। भाई पूरी बॉडी का वजन वहीं पे गिरेगा और नीचे बेड है और स्किन बीच में है और इधर से बोन है, तो दोनों के बीच में जो है प्रेशर लगा, दैट इज कॉल्ड प्रेशर अल्सर कहते हैं। बेड सोर क्यों बोला? मैंने एक वर्ड बोला था ना कि लंबे समय तक अगर आप बेड पे रहते हो या कोई भी पेशेंट लंबे समय तक बेड पे रहता है तो उसको हो जाता है ड्यूक्यूबेटिक अल्सर, क्योंकि स्किन का जो है वो अल्सर है, इसलिए बोलेंगे हम ड्यूक्यूबेटिक अल्सर। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा होगा, नॉर्मल हम थोड़ी सी एनाटॉमी की बात कर लेते हैं स्किन की, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम स्किन की देखें तो स्किन जो हो बेसिकली दो लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? एक होता है सबसे आउटर वाली, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, और उसके नीचे दूसरी लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड डर्मिस। ठीक है, यानी कि जो सुपरफिशियल ऊपर ही ऊपर जो हमारे पास में लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद में जो नीचे होती है उसको हम कहते हैं डर्मिस। डर्मिस के अंदर ही जो है हमारे पास में ब्लड सप्लाई वगैरह जो है वो होती है। देन उसके बाद में नीचे आ जाता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इन द सेंस कि जो हमारे पास में टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू और उनके बीच में, यानी कि जो भी हमारे पास में ये मान लो मसल्स हो गया, उनके बीच में जो हमारे पास में जगह है उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। नाम से पता था, हाइपो का मतलब क्या हो गया दोस्तों?
नीचे, और डर्मिस मतलब आपको पता है डर्मिस के जो नीचे वाला एरिया है इसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। उसके अंदर हमारे पास में बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, उसके अंदर हमारे पास में बहुत सारी ग्लैंड होती है, बहुत सारा फैट होता है, वो सारे के सारे जो है वो हाइपोडर्मिस होता है। और ब्लड मेजर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी यहीं पे होती है। देन उसके बाद कैपिलरीज निकल के जो है वो डर्मिस में जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मली हमारे पास में स्किन का जो है वो होता है। अब मान के चलिए अगर मैं कहूँ ये एपिडर्मिस, ये हो गया हमारे पास में डर्मिस, और ये हो गया हमारे पास में बोन, ये हो गया हमारे पास में बोन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में बेड है, और इन दोनों के कारण क्या होता है कि यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो प्रेशर अराइज होगा, और प्रेशर अराइज होगा और उसकी वजह से अल्सर हो जाएगा, इसको हम कहते हैं प्रेशर अल्सर। ठीक है, तो वन बाय वन करके लेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कोजेज एंड रिस्क फैक्टर, यानी कि जो हमारे पास में प्रेशर अल्सर होता है उसका क्या कोजेज है। ठीक है, तो इसके जो है वो हमारे पास में 4 कोजेज हैं। ठीक है, 4 रीजन की वजह से जो है हमारे पास में होता है, चारों एक साथ भी काम कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला तो आता है हमारे पास में प्रेशर। प्रेशर इन द सेंस कि देखो हम एक जगह कंटिन्यूसली लेटे हुए हैं, तो एक जगह कंटिन्यूसली लेटे हैं तो पूरी बॉडी का वजन, ठीक है, और वो पूरी बॉडी का वजन जो है बोन होगी, और नीचे मैट्रेस है, तो उस बोन और मैट्रेस के बीच में जो है वो हमारे पास में स्किन है। ठीक है, तो कंटिन्यूस प्रेशर लगेगा तो वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो इंटरप्ट हो जाएगी। जैसे मान लो ये मेरी कोहनी है, मैं लगातार इस पे ऐसे प्रेशर बना के रखूं तो ये जो हमारे पास में एरिया है वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, देन उसके बाद कंडीशन आएगी इस्चेमिया। इस्चेमिया इन द सेंस कि ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास में प्रेशर। प्रेशर कैसे? कंटिन्यूअस प्रेशर रिड्यूस ब्लड फ्लो। कहां? जहां कहीं पे भी, जैसे मान लो यूं ही मान लो, चलो ये आपको दिख रहा है, ये कोई हार्ड स्किन है, मतलब टेबल वगैरह है, और मैं यूं लगा के रखूं, ठीक है, लगातार यूं ही लगा के रखूं, तो यहां पे हमारे पास में क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रेशर होने की वजह से जो हमारे पास में ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, इस्चीमिया हो जाएगा। इस्चीमिया का मतलब हो गया हमारे पास में, इस्चीमिया मतलब लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, यानी कि लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई हो गया, या हम कहें दोस्तों, ठीक है, अब यहां पे इस्चीमिया हो गया, इस्चीमिया हो गया, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई हो गया, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई बोल दो। देन यहाँ पे हम जो है वो इसको हम हाइपोक्सीमिया भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइपोक्सीमिया। ठीक है, हाइपोक्सीमिया क्या होता है? डिक्रीज O2 इन टिश्यू। टिश्यू के सॉरी ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सिया जो है वो हमारे पास में टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी। तो कंटिन्यूअस जो है वो हमारे पास में प्रेशर रहेगा। कंटिन्यूअस प्रेशर रहेगा तो जो हमारे पास में ब्लड फ्लो है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा। वो ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो इस्चीमिया हो जाएगा, और फाइनली जो है वो टिश्यू नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। सेकेंड चीज आती है हमारे पास में शेयर। ठीक है, शेयर की चीज क्या होती है दोस्तों? इसमें हमारे पास में होता है स्लाइडिंग और स्किन लेयर ओवर द बोनी डैमेज टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स। देखो जब हम नॉर्मली क्या होता है कि हम या तो खिसकते हैं, बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, ठीक है, देन हम अगर नीचे की तरफ में, जैसे इस चेयर पे मैं नीचे खिसक रहा हूं, तो होता क्या है कि बोन तो हमारे पास में फिक्स है, लेकिन जो हमारे पास में स्किन है वो इस तरीके से जो है हमारे पास में स्लाइडिंग होती है। यानी कि जो हमारे पास में स्किन लेयर का जो है वो हमारे पास में स्लाइडिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डैमेज होती है, टिश्यू जो है वो डैमेज होता है, और जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज होते हैं। जैसे मैं इस कुर्सी पे लेटा लेटा और ज्यादा नीचे हो जाऊं, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि ये जैसे मान लो हमारे पास में एपिडर्मिस और डर्मिस है, और ये हमारे पास में दोस्तों बोन है, तो ये होती है। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों ऐसे रहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर प्रेशर पड़ेगा और हम जो है वो स्लाइडिंग करेंगे तो ये इस तरीके से आएंगे। इस तरीके से आएंगे तो हमारे पास में जो स्किन लेयर है वो भी डैमेज होगी, और साथ के साथ इसके अंदर जो हमारे पास में टिश्यू या ब्लड वेसल्स है वो भी डैमेज होंगे। तीसरी चीज आती है हमारे पास में फ्रिक्शन। ठीक है, थर्ड चीज आ गई हमारे पास में फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों? दैट इज का रबिंग अगेंस्ट बेडिंग एंड क्लोथ्स डैमेज स्किन सरफेस। ठीक है, फ्रिक्शन होगा, दोनों के बीच में जो है वो रगड़न होगी। ठीक है, अगर हमारे पास में जो भी बेड है
ठीक है, जो भी बेडिंग है या जो क्लोथ्स है, ठीक है, उनके बीच में आपस में जो है वो रबिंग होगी, जिसको हम कहते हैं दोस्तों फ्रिक्शन। एंड लास्ट आता है हमारे पास में मॉइस्चर। जहां पे मॉइस्चर होगा वहां पे आपको पता ही है स्किन टीयर जो है वो जल्दी होने के चांसेस होते हैं। तो मॉइस्चर होगा तो इनकंटिनेंस, स्वेटिंग, वुंड एक्सुडेट, नेक्रोटिक स्किन, ठीक है, यानी कि अगर मॉइस्चर होगा तो स्किन ब्रेक डाउन हो जाती है, स्वेटिंग होगा तो स्किन ब्रेक डाउन, ठीक है। तो इन सब कंडीशन में यानी कि प्रेशर हो गया, शेयर हो गया, फ्रिक्शन हो गया, मॉइस्चर हो गया, इन सब की वजह से जो है ये हमारे पास में कुछ कोजेज हैं जो कि बेड सोर या ड्यूक्यूबेटिक अल्सर या प्रेशर अल्सर को जो है वो आगे बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाई रिस्क पेशेंट, ठीक है। कौन कौन से पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि प्रेशर अल्सर या ड्यूक्यूबेटिक अल्सर या बेड सोर की चपेट में आने की ज्यादा संभावना होती है? कौन कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं, ठीक है, उसको हम लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आ गई हमारे पास में बेड रीडर, यानी कि जो पेशेंट, जैसे न्यूरोलॉजिकल सर्जरी का कोई पेशेंट है, जो पेशेंट लंबे समय तक जो है वो बेड पे है, वो वाले पेशेंट जो है वो हमारे पास में प्रेशर अल्सर की चपेट में ज्यादा होते हैं। सेकेंड, पैरालाइज, जो पेशेंट या जो क्लाइंट पैरालाइज होते हैं, ठीक है। अब पैरालाइज होते हैं तो अपनी तरफ से जो है वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मली जो पेशेंट होता है वो तो अपनी बॉडी को मूव कर लेता है, ठीक है, पोजीशन चेंज कर लेता है, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह वो सब चीजें हटा देता है। लेकिन जो पैरालाइज पेशेंट होता है वो मूवमेंट नहीं करा पाता है, तो उनमें भी बेड सोर ज्यादा होता है। नेक्स्ट, अनकॉन्शियस, ऑफकोर्स अनकॉन्शियस है तो वो मूवमेंट नहीं करवा पाएगा। नेक्स्ट, एल्डरली। एल्डरली में क्या होता है कि दोस्तों अगर जैसे हम H2O की बात करें, वाटर की बात करें, तो लगभग 60% जो है वो वाटर रहता है। जबकि बच्चे के अंदर हम बात करें, ठीक है, तो बच्चों के अंदर हमारे पास में जो है वो लगभग, ठीक है, सॉरी यहाँ तो हमारे पास में 60 से भी कम होता है, 55% या 50% ही हो जाता है, ठीक है। चाइल्ड की अगर हम बात करें तो 80% तक जो है वो हमारे पास में उनमें वाटर होता है। तो एल्डरली में क्या होता है कि वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिससे हमारे पास में ड्राई स्किन होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में माल नरिश्ड। माल नरिश्ड इन द सेंस कि जो है वो प्रोटीन, एनर्जी या इनसे जो है वो सफर कर रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। नेक्स्ट, क्रिटिकल इल। कुछ पेशेंट जो लंबे समय तक जो है वो बीमार रहते हैं उनको बोलते हैं क्रिटिकल इल पेशेंट। एंड इनकंटिनेंट, ठीक है, इनकंटिनेंट इन द सेंस कि अगर कोई पर्सन बेड पे ही सारी चीजें कर रहा है, दैट इज कॉल्ड। तो ये कुछ हमारे पास में पेशेंट की कैटेगरी है जिनके अंदर हमारे पास में बेड सोर या प्रेशर अल्सर या ड्यूक्यूबेटिक अल्सर होने की संभावना ज्यादा है। कौन कौन से हो गए? जो पेशेंट लंबे समय तक बेड रिडन पे होता है वो आ गया, पैरालाइज पेशेंट होता है वो इसकी चपेट में ज्यादा आता है, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है वो इसकी चपेट में ज्यादा आता है, जो एल्डरली पर्सन होता है, जो बूढ़ा होता है वो इसकी चपेट में आता है, जो मालनरिश होता है वो इसकी चपेट में आता है, जो क्रिटिकल इल होता है वो इसकी चपेट में आता है, इनकंटिनेंस पेशेंट जो है वो हमारे पास में इसकी चपेट में आते हैं। तो ये कुछ कैटेगरी थी जो कि इसकी चपेट में आते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन साइट, ठीक है। कॉमन साइट कौन कौन सी होती है हमारे पास में बेड सोर की, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें, ठीक है, तो मैं इमेज भी दिखा सकता था, लेकिन यहां पे हमें देखना है कि आप खुद से ताज्जुब करो कि कोई पर्सन को कहां कहां पे जो है वो हमारे पास में हो सकता है बेड सोर। तो बेड सोर डिपेंड करता है आपके पास में पोजीशन कौन सी है। साइड लाइन में हमारे पास में अलग आएगा, प्रोन पोजीशन में हमारे पास में साइट अलग आएगी, एंड सुपाइन पोजीशन में हमारे पास में साइट अलग आएगी। तो वन बाय वन करके जो है वो ले लेते हैं। सबसे पहले हम जैसे सुपाइन पोजीशन हम ले लेते हैं, तो मैं सीधा लेटा हुआ हूं, तो उसमें हमारे पास में बेड सोर या घाव होने की जगह कहां कहां पे? सबसे पहले तो ये जो ऑक्सीपिटल वाला है, देख रहे हो ये वाला एरिया, यही बोनी प्रोमिनेंस है, ठीक है, ये जाके टिकेगा, ठीक है। सेकेंड आ जाता हमारे पास में शोल्डर, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में शोल्डर एरिया, ठीक है, तो वहां पे होता है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास में लंबर रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, तो जो हमारे पास में लंबर एरिया है वहां पे होता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एल्बो। अगर हम इस तरीके से हैं तो ये जो एल्बो जहां पे आके टिकती है वहां पे होता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में एंकल पे, ये चीज होगी, ठीक। अगर हमने साइडलाइन पोजीशन है तो साइडलाइन पोजीशन में हमारे पास में ईयर पिना हो गया, देन ये प्रोसेस हो गया हमारे पास में, देन ये हमारे पास में शोल्डर वाला एरिया हो गया, ठीक है, देन एल्बो वाला ये पॉइंट हो गया है, ठीक है, रिस्ट वाला ये पॉइंट हो गया, देन नी हो गया, ये सारी चीज। अगर प्रोन पोजीशन में है तो प्रोन पोजीशन में हमारे पास में जो है ये चीज होगी, या प्रोन पोजीशन में हम गर्दन यूं रखेंगे तो ये ईयर वाला एरिया हो गया, देन ये जो हमारे पास में शोल्डर का इन फ्रंट वाला एरिया वो हो गया,
देन स्टर्नम पे हो सकता है, देन इलियक क्रेस्ट पे हो सकता है, देन नी पे हो सकता है। तो अलग अलग पोजीशन के आधार पे जो है वो हमारे पास में अलग अलग एरिया जो है वो डिसाइड होते हैं। वैसे कॉमन साइट कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले आगे हमारे पास में सैक्रम एंड कोकेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे होता है, सैक्रम या कोकेक्स पे होता है। सेकंड आ गया हमारे पास में जो हिल वाला एरिया है वहां पे, हिप, ठीक है, जो ट्रोंकेटर एरिया है वहां पे, एल्बो, ठीक है, वहां पे हमें देखने को मिलेगा। ऑक्सीपिट, बैक ऑफ द हेड, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। एंकल एंड नी, अब एंकल एंड नी तो नहीं दिखा सकता, ऑक्सीपिटल वाला एरिया तो मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि आपको दिख रहा है। अब ऊंची टांग करके तो वो चीज नहीं दिखा सकते, तो एंकल पे एंड नी पे, ठीक है, अभी इमेज आ जाएगी, ठीक है। एंकल एंड नी पे जो है वो हमारे पास में होता है। एंड शोल्डर ब्लेड, ये जो हमारे पास में शोल्डर ब्लेड है यहाँ पे जो है ये बेसिकली जो है हमारे पास में कॉमन साइट होती है, किसकी, बेडसोर की या प्रेशर अल्सर की। देन उसके बाद हमारे पास में स्टेजेज, ठीक है। स्टेजेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन इसी के आधार पे पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास में स्टेजेज ही आती है। स्टेजेज को ध्यान में से पढ़ लोगे तो हमारे पास इसलिए भी बेनिफिशियल है कि आगे जब हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो अलग अलग स्टेज के आधार पे अलग अलग जो है वो ट्रीटमेंट होता है। समझ में आ रहा है कि फर्स्ट स्टेज में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, सेकेंड स्टेज में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, थर्ड स्टेज में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, एंड फोर्थ स्टेज में जो है वो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो स्टेजेस जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट के आधार पे भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इमेज बेस पे भी पूछा जाता है। ऐसी इमेज दे देंगे, पूछेंगे कि ये प्रेशर अल्सर की जो है वो कौन सी स्टेज है। तो स्टेज या टाइप ऑफ प्रेशर अल्सर, तो टाइप ऑफ प्रेशर अल्सर जो है वो हमारे पास में NP UAP इसके आधार पे, यानी कि नेशनल प्रेशर अल्सर एडवाइजरी पैनल के आधार पे जो है वो हमारे पास में 4 कैटेगरी बनती है। कौन कौन सी 4 स्टेज बनती है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड एंड स्टेज फोर्थ। और अलग से भी आती है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, डोंट वरी, छोड़ेंगे कोई भी चीज नहीं। अगर हमने कोई टॉपिक लिया है तो ये चीज तो ध्यान में रखिए कि उसमें से कोई भी चीज हम स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो चारों स्टेज को हम 1 बाय 1 के पढ़ेंगे, ध्यान से समझना है, सारी चीजें इसी के ऊपर है। क्लास का जो मेजोरिटी वाला पार्ट है वो यही है। पहले हम सारी चीजों को, स्टेज को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम पता लगाएंगे कि स्टेज के अंदर क्या क्या चीजें होती है, और फिर किस तरीके से जो है वो हम मैनेजमेंट होता है वो भी देखेंगे इमेज के आधार पे। तो सबसे पहली चीज आ गई हमारे पास में स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है एक चीज ध्यान रखना, स्टेज फर्स्ट में हमारे पास में जो है वो इंटैक्ट स्किन रहती है, स्किन का ब्रेकडाउन नहीं होता है। स्किन जो है बिल्कुल टूटती नहीं है, ब्रेकडाउन नहीं होता है। जैसे कोई घाव होता है तो स्किन का ब्रेकडाउन होता है, इसके अंदर स्किन जो है पूरी फैली हुई रहती है, कोई भी किसी भी तरीके का जो है वो ब्रेकडाउन नहीं होता है। यानी कि इंटैक्ट स्किन विथ नॉन बैलेंसेबल रिदमा, यानी कि रेडनेस होती है। तो आपको याद रखने वाली चीज यही है, स्किन जो है वो हमारे पास में इंटैक्ट होती है एंड रेडनेस देखने को मिलेगी। ये जो है, जो मैं जो है वो सर्किल कर रहा हूं, मतलब वो ट्रिक्स है, वो याद रखने के लिए जो है वो आपकी मेन चीज है, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, स्टेज फर्स्ट के अंदर स्किन जो है वो इंटैक्ट रहती है, स्किन जो है वो हमारे पास में बिल्कुल फिक्स रहती है, एंड रेडनेस जो है वो हमें देखने को मिलेगी। ये देखिए आप, ठीक है। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा होगा, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये लो, ठीक है, ये आपको एरिया दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर हमारे पास में एपिडर्मिस है, देन उसके बाद डर्मिस है, देन सब क्यूटेनियस फैट है, सॉफ्ट टिश्यू है, और लास्ट में बोन आ गई, ठीक है। ये बोन वाला एरिया जो है वो आपको दिख रहा होगा उभरा हुआ, बोनी प्रोमिनेंस है, यही तो था। तो ये उभरा वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास में ये हो गया बोनी प्रोमिनेंस, ठीक है। अब ये बोनी प्रोमिनेंस यहाँ पे है, तो यहाँ पे प्रेशर अरेज होगा, तो यहाँ पे ये चीज देख रहे हो, ये चीज जो है हमारे पास में क्या हो गया दोस्तों, रेडनेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे लंबे समय से रहने से क्या होगा, रेडनेस होगा। और स्किन जो हो बिल्कुल इंटैक्ट है, तो स्किन जो हो बिल्कुल इंटैक्ट है लेकिन कलर जो है वो रेडनेस हो गया। तो ये चीज आ गई हमारे पास में फर्स्ट स्टेज के अंदर, ठीक है। एंड स्किन इज वार्म, फ्राइम एंड पेनफुल। स्किन को अगर आप टच करके देखोगे तो वार्म रहेगी, गर्म रहेगी, फ्राइम रहेगी एंड पेनफुल रहेगी। अगर आप उसको जैसे टच करोगे, ठीक है, तो बिल्कुल हल्का दर्द जो है वो उसको फील होगा, ठीक है, हल्का दर्द जो है वो उसको फील होगा। तो स्किन जो है वार्म रहेगी, ठीक है, फ्राइम रहेगी एंड पेनफुल रहेगा। सेकेंड चीज आती है हमारे पास में
नेक्स्ट, नो ओपन वुंड, कोई भी ओपन वुंड नहीं होगा, स्किन बिल्कुल जो है वो इंटेक्ट रहेगी, बिल्कुल रेडनेस हो जाएगा, वो सारी चीजें हैं, लेकिन स्किन जो है वो बिल्कुल आपस में जो है वो जुड़ी हुई रहती है। तो ये चीज आ गई हमारे पास में स्टेज फर्स्ट, याद रह जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पॉइंट देखिए पूछ सकता है कि इंटेक्ट स्किन किस में देखने को मिलती है या फर्स्ट स्टेज में क्या क्या देखने को मिलता है, तो ऑप्शन दे देंगे आपके पास में इंटेक्ट स्किन एंड रेडनेस। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो ध्यान में रखना। स्किन जो है वो वार्म रहेगी, पेनफुल रहेगा, और कोई भी ओपन वुंड जो है वो नहीं रहेगा। ये हो गया हमारे पास में स्टेज फर्स्ट, याद रखिएगा, क्योंकि अब मैनेजमेंट भी जो है वो हमारे पास में स्टेज के आधार पर आएगा। सेकेंड आया था हमारे पास में स्टेज सेकेंड। ठीक है, स्टेज सेकंड में क्या होता है दोस्तों, पार्शियली थिकनेस स्किन लॉस इन्वॉल्विंग एपिडर्मिस एंड डर्मिस। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों हमारे पास में कि जो हमारे पास में स्किन का लॉस हो जाता है, स्किन का ब्रेकडाउन हो जाता है, कौन सा, एपिडर्मिस और डर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस तो पूरा खत्म हो जाएगा और डर्मिस का कुछ एरिया जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि घाव बन जाएगा। उस घाव में क्या होगा कि स्किन जो है वो लॉस हो जाएगी। पार्शियली थिकनेस है, मतलब पूरा जो है वो स्किन में गड्ढा टाइप से नहीं बनेगा, लेकिन एक वुंड बन जाएगा। उस वुंड में जो है वो हमारे पास में एपिडर्मिस पूरी इन्वॉल्व हो जाएगी, और जो डर्मिस है, ठीक है, वो जो है वो हमारे पास में थोड़ी बहुत इन्वॉल्व होगी। इसको हम कहते हैं स्टेज सेकेंड। तो पार्शियली थिकनेस स्किन लॉस एंड एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस कंप्लीटली होगी और डर्मिस जो है वो कुछ पार्ट होगा, और इसमें वुंड जो है वो बन जाएगा, थिकनेस बन जाएगी, पार्शियल थिकनेस स्किन का जो है वो लॉस हो जाएगा, यानी कि ये लो स्किन लॉस हो जाएगा, और उसमें हमारे पास में एपिडर्मिस, और ये लो मैं थोड़ा सा ले लेता हूं डर्मिस वाले एरिया को भी। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा दोस्तों, अपीयर्स एंड एब्रेशन, ब्लिस्टर एंड स्वेलो अल्सर विथ पिंक एंड रेड वुंड बेड। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, हमें कैसा अपीयर होगा दोस्तों, एब्रेशन। एब्रेशन मतलब जैसे कोई चीज कोई कट वट जाता है, ब्लिस्टर बन जाता है, वैसा हमें फील होगा। एंड वो जो है वो अल्सर किस तरीके का शो होगा, पिंक या रेड कलर का होगा। जो अल्सर है या जो घाव है वो पिंक और रेड कलर का जो है वो दिखेगा। ये हो गया हमारे पास में स्टेज सेकेंड। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, ये जो है वो हमारे पास में एपिडर्मिस है और ये डर्मिस है। तो एपिडर्मिस तो पूरी इन्वॉल्व है, यहां तक देखिए पूरी एपिडर्मिस जो है वो इन्वॉल्व है, और डर्मिस का कुछ पार्ट जो है वो इन्वॉल्व है। बाकी सब क्यूटेनियस फैट, सॉफ्ट टिश्यू, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है वो बोनी प्रोमिनेंस वाला एरिया आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में स्टेज सेकेंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में क्या होता है दोस्तों, स्टेज थर्ड में हमारे पास में फुल थिकनेस स्किन का लॉस हो जाएगा, मतलब काफी गहरा जो है वो हमारे पास में स्किन का लॉस हो जाएगा। इसके अंदर एपिडर्मिस तो लॉस होगी ही होगी, डर्मिस तो लॉस होगी ही होगी, साथ के साथ जो है वो सब क्यूटेनियस टिश्यू भी ऑलमोस्ट जो है वो हमारे पास में लॉस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फुल थिकनेस ऑफ स्किन लॉस इन्वॉल्विंग डैमेज टू सब क्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, यानी कि फुल थिकनेस स्किन लॉस होगा, और इसके अंदर हमारे पास में स्किन डैमेज होते होते कहां तक चली जाती है दोस्तों, सब क्यूटेनियस टिश्यू तक जो है वो रिच कर जाती है, सब क्यूटेनियस टिश्यू तक जो है वो चली जाती है। एंड मे सीन फेट बट नो मसल्स, टेंडन एंड बोन। एक चीज जो है वो ध्यान में रखने वाली है कि एपिडर्मिस खत्म, डर्मिस खत्म, ठीक है, और सब क्यूटेनियस भी खत्म हो सकता है, लेकिन ठीक है फेट हमें दिखने लग जाएगी वहां पे। ये देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास में एपिडर्मिस है, ठीक है, ये हमारे पास में डर्मिस वाला एरिया है, ये हमारे पास में सब क्यूटेनियस फैट है, ये हमारे पास में मस्कुलर लेयर है, और ये हमारे पास में बोन है। ठीक है, तो ये तो बोनी प्रोमिनेंस एरिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए एपिडर्मिस पूरी खत्म हो गई है, डर्मिस खत्म हो गई है, और चीजें कहां तक चली गई दोस्तों, सब क्यूटेनियस तक चली गई। तो अब इसमें हमें जो है वो सब क्यूटेनियस टिश्यू जो है वो दिखाई देने लग जाएगा। क्या है, सब क्यूटेनियस टिश्यू भी जो है वो दिखाई देने लग जाएगा, और ये फुल थिकनेस ऑफ स्किन जो है वो लॉस हो जाएगी। इसके अंदर फुल थिकनेस में हमें फैट दिखाई देने लग जाएगी, लेकिन मसल्स दिखाई नहीं देगी, टेंडन दिखाई नहीं देंगे, बोन दिखाई नहीं देगी। टेंडन, लिगामेंट, मसल्स वो जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, फेट तक होता है। ये मसल्स तो यहाँ पे है ना, तो ये फेट तक ही इन्वॉल्व होता है, उससे आगे जो है वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में स्टेज थर्ड। एंड
स्लज में भी प्रेजेंट। ठीक है, स्लज क्या होता है दोस्तों, जो हमारे पास में डेड टिश्यू का एक चीजें इकट्ठा हो जाती है, इसको हम कहते हैं स्लज। ठीक है, स्लज का वैसे तो मीनिंग होता है कीचड़ टाइप से। ठीक है, तो जो हमारे पास में कंटामिनेटेड वुंड के टाइम पे जो मवाद वगैरह हो जाता है उसको हम कहते हैं स्लज। तो स्लज में भी प्रेजेंट। ठीक है, स्लज जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्टेज फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में स्टेज फोर। स्टेज फोर की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों फुल थिकनेस स्किन होता है, टिश्यू लॉस होता है विथ एक्सपोज्ड, इसमें हमें हड्डी भी दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, एक्सपोज बोन, टेंडन और मसल्स, यानी कि मसल्स, टेंडन, बोन तक भी जो है वो दिखाई देने लगे। इतना गहरा जो है वो गड्ढा हो जाता है जिसमें पूरी स्किन क्या, एपिडर्मिस क्या, डर्मिस क्या, क्यूटेनियस टिश्यू क्या, मसल्स भी, सब कुछ चीजें हमें टेंडन और बोन तक दिखाई देने लग जाती है, उसको हम कहते हैं फुल थिकनेस या स्टेज फोर्थ प्रेशर अल्सर। ठीक है, स्लज और इशार में भी प्रेजेंट, वही स्लज एंड इशार मतलब ब्रेकडाउन वाली चीजें जो है वो प्रेजेंट होती है। एंड ऑफन इंक्लूडिंग टनलिंग एंड अंडरमाइनिंग। ठीक है, ये किस तरीके से हमें शो दिखाई देगा, जैसे कोई टनल होती है या अंडरमाइनिंग। अंडरमाइनिंग इन द सेंस कि जैसे माइनिंग नहीं करते, कोयला निकालते हैं, देन कोई भी चीज कॉपर निकालते हैं, कोई चीज गहरे गड्ढे में से कोई चीज निकाल जाती है उसको बोलते हैं माइनिंग। तो ये जो है वो एक टनल के रूप में, एक गुफा के रूप में या माइनिंग के रूप में जो है वो हमें दिखाई देती है। बिल्कुल गहरा घाव हो जाता है, बिल्कुल गड्ढा सा जो है वो हो जाता है, इसको हम कहते हैं दोस्तों स्टेज फोर प्रेशर अल्सर। समझ में आ गया? तो देखो फटाफट मैं रिवीजन करता हूं। फर्स्ट चीज में क्या था, फर्स्ट स्टेज में हमारे पास में स्किन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, स्किन जो है वो रेड जरूर हो गई थी। ठीक है, स्किन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। ठीक, देन इसके अंदर स्किन जो है वार्म रहेगी, टच करोगे गर्म रहेगी, और अगर थोड़ा सा प्रेस करोगे तो वहां पे जो है वो पेन फील होगा। ठीक है, सेकंड आ गया हमारे पास में स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड में क्या था दोस्तों, हमारे पास में स्टेज सेकंड के अंदर हमारे पास में एपिडर्मिस जो है वो खत्म हो गया था, कुछ पार्ट जो है वो डर्मिस का स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और स्किन जो है वो इंटेक्ट हो गया था, स्किन का ब्रेकडाउन जो है वो हो गया था। नेक्स्ट थर्ड चीज थी जिसको हम स्टेज थर्ड बोलते हैं, इसके अंदर हमारे पास में एपिडर्मिस ब्रेकडाउन हो गया था, देन डर्मिस ब्रेकडाउन हो गया था। ठीक है, और वुंड जो है वो हमारे पास में सब क्यूटेनियस टिश्यू तक चला जाता है, कुछ जगह जो है वो सब क्यूटेनियस टिश्यू भी जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, स्लज जो है वो प्रेजेंट हो भी सकता है, बट मसल्स, बोन और टेंडन ये चीजें इन्वॉल्व नहीं थी। इतना गहरा चला जाता है बट इतना गहरा नहीं जाता है कि वो हमारी मसल्स को इन्वॉल्व कर ले, वो हमारे टेंडन को इन्वॉल्व कर ले, या वो हमारे पास में बोन को इन्वॉल्व कर ले, वहां तक नहीं जा पाता। दैट इज कॉल्ड स्टेज थर्ड। अब आ गया हमारे पास में स्टेज फोर्थ, इसको फुल थिकनेस या कंप्लीट टिश्यू लॉस के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारे पास में वुंड इतना गहरा हो जाता है कि हमें जो है वो बोन तक दिखाई देने लग जाती है, टेंडन, मसल्स, सब चीजें जो है वो नष्ट हो जाती है। इसके अंदर स्लज जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, और घाव जो है वो इस तरीके से दिखेगा जैसे कोई गुफा के आकार का या कोई टनल के आकार का। ठीक है, टनल या अंडरमाइनिंग उस तरीके से जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, बिल्कुल घाव जो है यूं गहरा हो जाता है, बिल्कुल टॉर्च से जो है वो देखना पड़ता है। घाव में अगर आप देखोगे तो पूरा हाथ जो है वो चला जाता है, इतना घाव जो है वो हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में स्टेज फोर्थ। समझ में आ गया? स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों स्टेज जो हो यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब आता है हमारे पास में कुछ अदर टाइप से, उसको हम कहते हैं अनस्टेबल प्रेशर अल्सर। अनस्टेबल प्रेशर अल्सर क्या होता है दोस्तों, यानी कि फुल थिकनेस टिश्यू लोस कवर्ड बाय स्लज, येलो, टैन एंड ग्रीन और स्चर ब्लैक और ब्राउन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, स्किन का टिश्यू तो जो हो, स्किन तो जो हो वो कवर्ड रहती है। ठीक है, किसके द्वारा, वो स्लज के द्वारा, उन सब चीजों के द्वारा जो है वो कलर कवर्ड रहती है, लेकिन हमारे पास में टिश्यू लॉस हो जाता है। ठीक है, एंड ट्रू डेप्थ कैन नॉट बी डिटरमाइन अंटिल स्लज एंड इशार इज रिमूव। ठीक है, उसके ऊपर स्लज एंड इशार जो है वो इतना जम जाता है कि जब तक हम उसको हटाएंगे नहीं, डिब्राइमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम पता ही नहीं लगा सकते कि उस वुंड की जो है वो डेप्थ कितनी है। कुल मिला के आपको यूं कह सकते हो, जैसे ये हमारे पास में कोई वुंड है, ठीक है, ये इस तरीके से वुंड है, तो इसके ऊपर क्या है, इस तरीके से स्लज भरी हुई है, इस तरीके से ये स्लज भरी हुई है। ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, इसी को हम ले लेते हैं, यह, ताकि यहीं पे सारी चीज जो है वो क्लियर कर लें।
क्या हुआ, चलो कोई नहीं, मेरे पास एक और अलग इमेज थी, मैं उसको ले लेता हूँ। ये हमारे पास में इमेज है, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। दैट इज कॉल्ड, ये हमारे पास में वुंड है, ठीक है। अब ये वुंड पे क्या होता है हमारे पास में कि ऊपर स्लज एंड इशार जो है वो इतना भर जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो है वो पूरा कवर कर लेता है, और पूरा कवर करने की वजह से जो है वो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जस्ट लाइक दैट। इस तरीके से जो है हमारे पास में ये पूरा कवरिंग हो जाता है। तो स्किन तो पूरी ब्रेक डाउन हो गई है, स्किन तो जो है वो डैमेज हो गई है, लेकिन जब तक हम इसको, ठीक है, इस स्लज को या इसको जो है वो रिमूव नहीं करेंगे, तब तक हमें एग्जैक्ट आइडिया जो है वो नहीं लगेगा कि वुंड प्रेशर अल्सर जो है वो कितना गहरा है। हाँ, ये फुल थिकनेस जो है वो स्किन टिश्यू लॉस होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल या अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डीप टिश्यू प्रेशर इंजरी, ठीक है। डीप टिश्यू प्रेशर इंजरी में क्या होता है दोस्तों, डीप टिश्यू प्रेशर इंजरी में हमारे पास में इंटैक्ट और नॉन इंटैक्ट स्किन विथ परसिस्टेंट डीप रेड, मैरून और पर्पल कलर डिस्कलरेशन। यानी कि स्किन जो है वो ब्रेक डाउन भी हो सकती है और इंटैक्ट भी हो सकती है। स्किन जो है वो इंटैक्ट भी रह सकती है और नॉन इंटैक्ट भी जो है वो रह सकती है, परसिस्टेंट, और उसमें हमारे पास में वो रेड कलर की या मैरून कलर की या पर्पल कलर की जो है वो डिस्कलरेशन स्किन का हो जाएगा। स्किन को अगर बाहर से देखोगे, ठीक है, तो बाहर से नीली या मैरून या रेड कलर की दिखेगी। हो सकता है स्किन इंटैक्ट भी रहे, पूरी जो है वो कंटिन्यू भी रहे, या ब्रेकडाउन भी हो सकता है, ठीक है। ये किसको इंडिकेटेड करती है, इंडिकेटेड अंडरलाइन टिश्यू डैमेज फ्रॉम प्रेशर और शेयर। यानी कि ये जो है वो किसका इंडिकेशन करती है दोस्तों, ये इंडिकेशन करती है कि अंदर जो है वो टिश्यू का डैमेज हो चुका है प्रेशर के कारण। आपने देखा होगा कई बार जो है वो एक्सीडेंट या चोट लगने की वजह से घाव जो है वो नीला सा पड़ जाता है, ठीक है। तो वही चीज आ गई डीप टिश्यू प्रेशर इंजरी। अंदर जो है वो डीप टिश्यू के अंदर जो है वो इंजरी होगी, दैट इज कॉल्ड डीप टिश्यू प्रेशर इंजरी। क्लियर है। अब बात आती है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन, यानी कि अगर हमने जो है वो प्रेशर अल्सर या ड्यूक्यूबेटिक अल्सर या हमारे पास में जो है वो सबक्यूटेनियस वो सॉरी ड्यूक्यूबेटिक अल्सर, प्रेशर अल्सर या बेड सोर को ठीक नहीं किया गया, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो पहली चीज आती है हमारे पास में सेलुलाइटिस हो सकता है, ऑफ कोर्स होगा ही होगा। अगर आपने स्किन को जो है वो सही तरीके से ट्रीट नहीं किया है, ठीक है ना, या स्किन जो डैमेज हो चुकी है उसको सही तरीके से जो है वो ट्रीट नहीं किया गया है, तो वो नेक्स्ट कंडीशन जो है वो सेलुलाइटिस आ सकती है, ठीक है। देन उसके बाद में आ सकता है हमारे पास में सेप्सिस। भाई अगर आपने उसको क्लीन नहीं किया गया है, तो वुंड क्लीन नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में क्या हो सकता है दोस्तों, कोई भी इंफेक्शन जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट ओस्टियोमेलाइटिस हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वुंड जो है वो आगे गहरा 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 होते हुए कहां तक पहुंच रहा है दोस्तों, हमारे पास में बोन तक पहुंच रहा है, और बोन तक पहुंच रहा है तो वहां पे इन्फ्लामेशन कोज कर देगा, बोन के अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन कोज कर देगा, या जिसको हम कह सकते हैं बोन इन्फ्लामेशन, ठीक है। बोन इन्फ्लामेशन कर देगा, जिसको हम कहते हैं ओस्टियोमेलाइटिस, ठीक है। देन पेन होगा, वो तो होगा ही होगा। डिले हीलिंग, अगर आपने वुंड ड्रेसिंग या हमने जो है वुंड की ड्रेसिंग अच्छे तरीके से नहीं की गई है, तो हीलिंग जो है वो डिले हो सकती है। नेक्स्ट डिप्रेशन इन पेशेंट। अब देखो घाव हो गया, अगर घाव भर नहीं रहा है तो क्लाइंट जो है वो डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। तो ये जो है वो हमारे पास में कुछ कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास में प्रेशर अल्सर की या बेड सोर की, सेलुलाइटिस, सेप्सिस, ओस्टियोमेलाइटिस, पेन, डिले हीलिंग एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मैनेजमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर। ड्यूक्यूबेटिक अल्सर, प्रेशर अल्सर या बेड सोर का जो है वो हम मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला था हमारे पास में प्रिवेंशन, उसके बाद 1 बाय 1 करके जो है वो हम मैनेजमेंट लेंगे, मतलब जो जो स्टेजेस थी उसके आधार पे इसका जो है वो हम मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले प्रिवेंशन हम ले लेते हैं। प्रिवेंशन किस तरीके से हम बचाव करेंगे, तो सबसे पहला था रिपोजिशन पेशेंट एवरी 2 आवरली, ठीक है। हर पेशेंट को जो बेड रिडन है, चाहे वो अनकॉन्शियस हो, चाहे वो कॉन्शियस हो, चाहे कैसा भी पेशेंट हो, हर 2 घंटे में उसकी पोजीशन जो है वो चेंज करवानी चाहिए। क्यों चेंज करवानी चाहिए दोस्तों, ताकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो सके, इस्चीमिया ना हो, हाइपोक्सिया ना हो, बेड सोर होने की संभावना ना हो। तो पोजीशन को जो है वो एवरी 2 आवरली जो है वो इसीलिए चेंज किया जाता है। नेक्स्ट यूज प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेज, ठीक है। प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेज जो है वो यूज लेनी चाहिए, जैसे एयर मैट्रेस आता है, फोम पैड आता है,
क्वेश्चंस आते हैं उन सब का यूज लेना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा आईसीयू के अंदर या जहाँ पे लंबे समय तक पेशेंट बेड रिडन पे होते हैं वहाँ पे एयर मैट्रेस यूज करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो है बबल्स भरे हुए थे, इस तरीके से आपने देखा होगा। ये जैसे हमारे पास में मैट्रेस है तो इसके ऊपर छोटे छोटे जो है वो बबल्स टाइप से जो है वो भरे हुए थे, जिसको हम बोलते हैं एयर मैट्रेस। बहुत सारे टाइप के जो है मैट्रेस आते हैं, एयर मैट्रेस आता है, वाटर मैट्रेस आता है, ठीक है, देन फोम मैट्रेस आता है। तो ये सारी चीज आती है। हालांकि एयर मैट्रेस सबसे ज्यादा जो है वो यूज हॉस्पिटल में लिया जाता है। ठीक है, तो एयर मैट्रेस यूज करेंगे या फोम पैड्स, फोम छोटे छोटे जो है वो गद्दे वाले पैड्स आते हैं, उनको हम लगा के रखते हैं। जैसे जहां पे भी बोन वाला एरिया है, जैसे कमर पे, शोल्डर पे, वहां पे फोम पैड लगा देते हैं। कुशंस, तकिए वगैरह लगा के रखते हैं ताकि कोई भी जो है वो प्रेशर अल्सर या बेड सोर ना हो। नेक्स्ट थर्ड आता है कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई, क्योंकि आपको पता ही है जहां पे मॉइस्चर होगा, ठीक है, जहां पे मॉइस्चर होगा वहां पे जो है वो हमारे पास में बेड सोर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो इसके लिए स्किन को क्लीन रखना है एंड ड्राई रखना है। क्लीन एंड ड्राई रखने से क्या होगा दोस्तों हमारे पास में कि इनकंटीनेंस को हम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेंटेन गुड न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन का भी बहुत इंपैक्ट आता है। प्रॉपर और अच्छा न्यूट्रिशन रखना है। अच्छा न्यूट्रिशन रहता है तो बेड सोर होने की संभावना उतनी ही जो है वो कम हो जाती है। जितना वीक और कमजोर जो है वो न्यूट्रिशन होगा उतनी ही संभावना जो है वो हमारे पास में बढ़ जाती है। तो इसी में हमारे पास में प्रोटीन, विटामिन, हाइड्रेशन, ये जो है वो हमें प्रॉपर रखना है। एंड अवॉइड फ्रिक्शन एंड शेयर। ठीक है, फ्रिक्शन एंड शेयर को जो है वो अवॉइड करना है। जब भी हम पेशेंट को ले तो घसीटते हुए ना ले, लिफ्ट करें, देन उसके बाद जो है वो आगे कोई भी मूवमेंट करवाएं। और लास्ट आता है इंस्पेक्ट स्किन रेगुलरली, स्पेशली बोनी प्रोमिनेंस। जहां पे भी बोनी प्रोमिनेंस पे हमारे पास में स्किन है, जैसे ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, तो अच्छे तरीके से उसको डेली इंस्पेक्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन में लाएंगे, देन उसको जो है वो ध्यान में रखेंगे, उसका प्रॉपर हर टाइम टू टाइम जो है वो चेकअप करेंगे। तो ये जो है वो हमारे पास में प्रिवेंशन थे किसके, प्रेशर अल्सर के। ये सारी चीजें करेंगे। पोजीशन हर 2 घंटे में चेंज करेंगे। एयर मैट्रेस, फोम पैड, इस तरीके से चीजों का यूज में लेंगे। देन स्किन को जो है वो क्लीन एंड ड्राई रखेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है वो हम प्रॉपर रखेंगे। देन उसके बाद जो है वो फ्रिक्शन एंड शेयर को जो है वो हम लगा के रखेंगे, मतलब उसको अवॉइड करेंगे। और जहां पे भी स्किन का लगता है कि यहाँ पे प्रेशर सोर हो सकता है, जहां पे भी बोनी प्रोमिनेंस वाला एरिया है, उसको जो है वो रेगुलरली चेकअप करेंगे, ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। अब 1 बाय 1 करके जो है वो आ जाता है ट्रीटमेंट बाय स्टेज, यानी कि फर्स्ट स्टेज में हम किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट करेंगे, सेकेंड स्टेज में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेज में क्या करेंगे। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज, अब फर्स्ट स्टेज में आपको पता है स्किन तो जो है वो इंटेक्ट रहती है, रेड जरूर हो जाती है। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहली चीज रिलीव प्रेशर। जहां पे भी स्किन रेड रहेगी वहां पे प्रेशर रिलीव करेंगे। अब प्रेशर रिलीव करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि कोई भी कुशन वगैरह है या कोई भी फोम वगैरह है वो यूज में लेंगे या पोजीशन को चेंज करके रखेंगे। एंड कीप स्किन ड्राई, स्किन को जो है वो बिल्कुल ड्राई रखना है। एंड मॉइस्चराइजेशन लोशन, प्रोटेक्टिव फिल्म्स। ठीक है, यानी कि मॉइस्चराइजेशन लोशन आता है एंड प्रोटेक्टिव फिल्म्स इन द सेंस कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फिल्म आती है, उसके द्वारा उसको जो है वो हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो मॉइस्चराइजेशन क्रीम लगाएंगे, ठीक है, फिल्म लगाएंगे, स्किन को ड्राई रखेंगे और प्रेशर को जो है वो रिलीज करेंगे। तो ये 4 कार्य जो है वो हम किसमें करेंगे दोस्तों, स्टेज फर्स्ट के अंदर करेंगे, ताकि वो प्रेशर अल्सर जो है वो हमारे पास में स्टेज सेकेंड में ना जा पाए। क्लियर है। नेक्स्ट आता है स्टेज सेकेंड। स्टेज सेकेंड के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, स्टेज सेकेंड के अंदर आपको पता ही है स्किन का टीयर तो हो चुका है, पार्शियली जो है वो स्किन ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है, एपिडर्मिस खत्म हो चुका है, डर्मिस वाला एरिया कुछ पार्ट में जो है वो आ चुका है। ठीक है, और इसके अंदर क्या करेंगे, क्लीन विथ नॉर्मल सैलाइन। जो भी वुंड है उसको हम नॉर्मल सैलाइन से जो है वो क्लीन करेंगे। एंड अप्लाई हाइड्रोकोलाइड या हाइड्रोजेल ड्रेसिंग। ठीक है, हाइड्रोजेल या हाइड्रोकोलाइड जो है वो ड्रेसिंग करेंगे। हाइड्रोजेल जो है वो ऑलरेडी मार्केट में आता है, ठीक है, उसके द्वारा जो है हम उसकी ड्रेसिंग करेंगे। एंड प्रोटेक्ट वुंड फ्रॉम द इन्फेक्शन। ठीक है, ड्रेसिंग जो है वो एसेप्टिक टेक्निक के द्वारा की जाएगी। ठीक है, ड्रेसिंग जो है वो एसेप्टिक टेक्निक जो है वो हमें यूज में लेनी है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर वो स्टेज थर्ड में मूव कर जाएगा। तो एसेप्टिक टेक्निक के द्वारा जो है वो हमें ड्रेसिंग करनी है। ये हो गया हमारे पास में मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज।
नेक्स्ट आता हमारे पास में मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में हम किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, तो थर्ड स्टेज में हमारे पास में आ जाता है दोस्तों डिब्राइमेंट ऑफ, ठीक है, थर्ड स्टेज में आएगा डिब्राइमेंट ऑफ नेक्रोटाइज टिश्यू, ऑटोलाइजिंग, एंजाइमेटिक, सर्जिकल। देखो ठीक है, डिब्राइमेंट करेंगे। डिब्राइमेंट किस तरीके से, जो भी नेक्रोटाइजिंग टिश्यू है, यानी कि जो टिश्यू डैमेज हो चुके हैं, क्या होते हैं दोस्तों, जो टिश्यू डैमेज हो चुके हैं, अब उन डैमेज टिश्यू को जो है वो हमें रिमूव करना है। अदरवाइज क्या करते हैं, वो आगे ग्रोथ नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों कि हम डिब्राइमेंट करेंगे। डिब्राइमेंट क्या होता है दोस्तों कि जो डेड स्किन है उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, डिब्राइमेंट कहलाता है। यानी कि डिब्राइमेंट का सीधा सीधा मीनिंग हो गया हमारे पास में रिमूव ऑफ डेड स्किन। जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करना क्या कहलाता है दोस्तों, हमारे पास में डिब्राइमेंट कहलाता है। तो जो हमारे पास में डेड स्किन होगी, यानी कि जो नेक्रोटाइजिंग टिश्यू है, इसका हम डिब्राइमेंट करेंगे। अब डिब्राइमेंट किस तरीके से करेंगे दोस्तों, ऑटोलाइटिक तरीके से कर सकते हैं। ऑटोलाइटिक इन द सेंस कि ऐसा केमिकल जो है वो लगेंगे ताकि वो जो है वो उसी को खत्म कर देंगे। एंजाइमेटिक, एंजाइम डाल के उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। या सर्जिकल, सर्जिकल में हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो डेड स्किन है उसको हम जो है वो सर्जरी के द्वारा, या हम कहें कि सर्जरी के द्वारा उसको जो है वो हम रिमूव करेंगे, सर्जिकल ब्लेड के द्वारा उसको रिमूव करेंगे। तो ऑटोलाइटिक तरीके से भी उसकी स्किन को रिमूव करना है, एंजाइमेटिक तरीके से भी उस स्किन को रिमूव करना है, और सर्जिकल तरीके से भी उस स्किन को जो है वो हमें रिमूव करना है। ठीक है, देन उसके बाद आता हमारे पास में ड्रेसिंग। ठीक है, ड्रेसिंग करेंगे। तो ड्रेसिंग किस में करेंगे दोस्तों, फोम ड्रेसिंग करेंगे, अलाइग्नेट ड्रेसिंग करेंगे, हाइड्रोजेल करेंगे, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी यूज करेंगे। नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी भी जो हो मैंने आपको बताई हुई है। जब वुंड ड्रेसिंग की थी तो नेगेटिव प्रेशर में हमारे पास में किस तरीके से ड्रेसिंग की जाती है, तो वो भी मैंने आपको जो है वो सारी चीजें बताई हुई है। वहां पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होगा कि जो भी हमारे पास में जो पस फॉर्मेशन वगैरह है वो सारी की सारी चीजें जो है वो शक कर ली जाएगी। वो हो गया हमारे पास में स्टेज थर्ड। नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक एंटीबायोटिक इफ नीडेड। ठीक है, अगर हमें लगेगा तो हम एंटीबायोटिक जो है वो उसको देंगे। ये हो गया हमारे पास में थर्ड स्टेज के अंदर। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास में स्टेज फोर्थ के अंदर हम क्या करेंगे। तो दोस्तों स्टेज 4 के अंदर हमारे पास में पहली जिम्मेदारी होती है एग्रेसिव डिब्राइमेंट। एग्रेसिव डिब्राइमेंट इन द सेंस कि अब हम गहराई से जो है वो डिब्राइमेंट करेंगे। पहले हम सुपरफिशियल कर रहे थे और हम इसमें जो है वो हमारे पास में एग्रेसिव डिब्राइमेंट करेंगे एंड पॉसिबल सर्जिकल इंटरवेंशन। ठीक है, और उसमें हमारे पास में क्या करेंगे, हम सर्जिकल डिब्राइमेंट को ही जो है वो प्रायोरिटी देंगे। फ्लैप क्लोजर हम करेंगे। ठीक है, एंड एडवांस्ड वुंड ड्रेसिंग। ठीक है, एडवांस वुंड ड्रेसिंग करेंगे। नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी देंगे। नेगेटिव वुंड प्रेशर थेरेपी मैंने दोस्तों जब वुंड थेरेपी या वुंड ड्रेसिंग जब बताई थी तो मैंने नेगेटिव प्रेशर थेरेपी भी बताई थी। नेगेटिव प्रेशर थेरेपी में क्या होता है कि हम इस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पे कोई घाव हो चुका है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पस निकल रही है, तो यहाँ पे फोम लगा के नेगेटिव प्रेशर कर देते हैं। वो वैक्यूम के सहायता से जो है वो खींचती है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। ठीक है, तो हम अच्छे तरीके से उसकी ड्रेसिंग करेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे, फ्लैप से क्लोजर करेंगे और नेगेटिव प्रेशर जो है वो थेरेपी देंगे। एंड इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो पेन मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। इसके अंदर इन्फेक्शन हो ही जाता है तो पेन मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे। थर्ड वाले में मे भी इन्फेक्शन हम एंटीबायोटिक चालू कर सकते हैं, सेकेंड वाले में हम इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास में स्टेजेज आ गई जिनके हिसाब से हमने मैनेजमेंट किया। कैसे, फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने क्या किया, सिर्फ सॉल्यूशन यूज किया या कोई फिल्म यूज किया या वहां से प्रेशर जो है वो रिलीज किया। सेकंड वाले के अंदर हमने क्या किया दोस्तों, नॉर्मल सलाइन से हमने ड्रेसिंग किया है। ठीक है, देन उसके बाद में जो है वो एंटीबायोटिक जो हो मे भी यूज करे तो एंटीबायोटिक यूज करते ही नहीं है और नॉर्मल सलाइन से ड्रेसिंग करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन रखेंगे। थर्ड स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे, डिब्राइमेंट हम चालू करेंगे, चाहे वो सर्जिकल हो सकता है चाहे वो एंजाइमेटिकल हो सकता है। ठीक है, साथ के साथ एंटीबायोटिक भी यूज कर सकते हैं एंड देन उसके साथ साथ जो है वो ड्रेसिंग करेंगे हाइड्रोलाइज से। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज के अंदर हम एग्रेसिव डिब्राइमेंट करेंगे, मतलब बहुत गहराई से जो है वो डिब्राइमेंट करेंगे। ठीक है, एंड पॉसिबल सर्जिकल इंटरवेंशन हम करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हमें फ्लैप क्लोजर भी करना पड़ेगा। साथ के साथ जो है वो वुंड ड्रेसिंग एंड नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी भी जो है वो काम में लेंगे। और इसमें हम पेन मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी जो है वो लागू रखेंगे।
क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास में स्टेज 4 का मैनेजमेंट। अब आ जाता है हमारे पास में लास्ट, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल एंड डीप टिश्यू इंजरी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि डू नॉट रिमूव स्टेबल स्कार ऑन हील अनलेस इन्फेक्शन इज प्रेजेंट। अगर वहां पे स्कार प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस स्कार को हम रिमूव नहीं करेंगे जब तक कि हमें यह पता लग जाए कि यहाँ पे इन्फेक्शन है। अगर इन्फेक्शन है तो उस स्कार को हम रिमूव करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो उस स्कार को रिमूव करेंगे, अगर इन्फेक्शन नहीं है तो हम उस स्कार को रिमूव नहीं करेंगे। यानी कि डू नॉट रिमूव स्टेबल स्कार और हील अनलेस इन्फेक्शन इज प्रेजेंट। जब तक कि इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है तब तक उस स्कार को रिमूव नहीं करेंगे, यानी कि डिब्राइमेंट नहीं करेंगे अनस्टेजेबल और डीप टिश्यू इंजरी में, ठीक है। एंड स्पेशलिस्ट वुंड केयर कंसल्टेशन करेंगे, क्योंकि उसकी ड्रेसिंग जो हो बड़ी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। तो उस तरीके से स्पेशलिस्ट या सर्जिकल के द्वारा, सर्जरी वाले डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो ड्रेसिंग की जाती है। क्लियर है। अब फटाफट जो हो वो हम इसके जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं, देन उसके बाद समरी करेंगे और इस टॉपिक को जो हो वो हम फिनिश करेंगे। तो जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारे पास में पोजीशनिंग से रिलेटेड। तो पोजीशनिंग से रिलेटेड हम क्या करेंगे दोस्तों, हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करेंगे और कंफर्ट डिवाइस उसको देंगे, ठीक है। तो रिपोजिशन एटलीस्ट एवरी 2 आवर्स एंड यूज पिलो फॉर सपोर्ट, वही कंफर्ट डिवाइस जो हम देंगे और हर 2 घंटे से जो हम पोजीशन चेंज करेंगे। स्किन केयर के रूप में नर्स जो है वो क्या कर सकती है, तो दोस्तों जेंटल क्लीनिंग करेंगी, प्रॉपर जो है वो स्किन को क्लियर करेगी एंड मॉइस्चराइजर बैरियर क्रीम लगाएगी, ठीक है, मॉइस्चराइजर क्रीम जो है वो लगाएगी। न्यूट्रिशन के रूप में जो है वो नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्लाइंट को हाई प्रोटीन डाइट जो है वो दी जाएगी, विटामिन सी दिया जाएगा, जिंक दिया जाएगा एंड आयरन सप्लीमेंट जो है वो दिया जाएगा। ये न्यूट्रिशन में नर्सिंग की जो है वो जिम्मेदारी बनती है। क्या क्या जिम्मेदारी बनती है, हाई प्रोटीन डाइट, विटामिन सी, जिंक एंड आयरन सप्लीमेंट। ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछा गया था कि न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें दी जा सकती है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल मतलब अब वुंड हो चुका है तो हमें उसके जो है वो इन्फेक्शन को रोकना है, तो हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है एंड एसेप्टिक ड्रेसिंग चेंजेस। जब भी हम ड्रेसिंग करेंगे तो एसेप्टिक टेक्निक के रूप में करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी जो है वो आपको बता दी है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में पेन मैनेजमेंट। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड में तो पेन नहीं होता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में तो बहुत ज्यादा पेन होता है। तो उसमें हम एनाल्जेसिक देंगे बिफोर ड्रेसिंग चेंजेस। जब भी हम ड्रेसिंग चेंज करेंगे या ड्रेसिंग जो है वो हम करेंगे उससे पहले हम एनाल्जेसिक देंगे ताकि क्लाइंट को जो है वो पेन ना हो। तो ये में पेन मैनेजमेंट आ जाएगा। पेशेंट एजुकेशन की बात करें तो टीच केयर गिवर्स अबाउट द रीपोजिशनिंग स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, पेशेंट को रीपोजिशन कब दी जा सकती है, क्यों दी जाती है, क्या उसका यूजेज है, इन सब के बारे में पेशेंट को या उसके रिलेटिव को जो है वो एजुकेट करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास में जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट है जो हम करेंगे पोजीशनिंग के रिगार्डिंग, स्किन केयर के रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग, पेन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, पेशेंट एजुकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो हम करेंगे। फटाफट जो है वो इसके की पॉइंट लेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। की पॉइंट के रूप में आता है तो प्रेशर अल्सर जो है वो एक लोकेलाइज स्किन या टिश्यू डैमेज है ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेशर, शेयर एंड फ्रिक्शन, ठीक है। क्लासिफाइड जो है 4th स्टेज में की गई है, ठीक है। अनस्टेजेबल एंड डीप टिश्यू, ये 2 अदर्स है। मेन तो हमारे पास में 4 स्टेजेज हैं, जिसके अंदर हमारे पास में स्टेज 1st, 2nd, 3rd एंड 4th आती है, ठीक है। एंड अनस्टेजेबल एंड डीप टिश्यू इंजरी होती है, ठीक है। और प्रिवेंशन इज द बेस्ट मैनेजमेंट, प्रिवेंशन जो है वो हमारे पास में बेस्ट मैनेजमेंट है प्रेशर अल्सर का। कैसे, प्रिवेंशन रखोगे तो प्रेशर अल्सर होगा ही नहीं। एक चीज इसमें एक और रह गई है की पॉइंट में कि इसके जो है वो हमारे पास में जो चीज है उसको हम बोलते हैं दोस्तों बर्डन स्केल। बर्डन स्केल के द्वारा जो है वो हम इसका आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि वुंड जो है वो किस तरीके से होता है। तो इसके अंदर हमारे पास में जो है वो दोस्तों टोटल जो है वो 6 एरिया होता है, ठीक है, जो कि कवर करता है। हालांकि ब्रेडन स्केल के बारे में भी मैंने अलग से क्लास ले रखी है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में जो है वो क्लास ले रखी है। टोटल जो है वो हमारे पास में 6 एरिया आते हैं, ठीक है। 6 एरिया में जो है वो हमारे पास में टोटल जो है वो
23 पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो हमारे पास में 23 पॉइंट बनते हैं। मैक्सिमम पॉइंट की बात करें तो मैक्सिमम पॉइंट जो है 23 बनते हैं, मिनिमम जो है वो हमारे पास में 6 पॉइंट बनते हैं। पूरा डिटेल से जानने के लिए जो है ब्रेडन स्केल की मैंने क्लास ले रखी है, वहां पे आप जो है वो जाके देख सकते हो। 6 एरिया कौन कौन सा होता है उसके बारे में जो है वहां पे डिस्कस कर रखा है। कौन से एरिया के अंदर कितनी कैटेगरी है, जैसे इसके अंदर 4 कैटेगरी है, सेकंड वाले के अंदर 4 है, थर्ड वाले के अंदर 4 है, देन 4 है। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में 4 है, और लास्ट वाले के अंदर फ्रैक्शन के अंदर जो है हमारे पास में 3 है। मतलब टोटल जो है वो 23 पॉइंट्स होते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आज की क्लास को हम दोस्तों यहीं पे जो है वो फिनिश करते हैं। आई होप आज की क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसे लगी उसके बारे में 2 शब्द जो है वो जरूर कहिएगा दोस्तों। इसी तरीके से हम कंटिन्यू क्लास लाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, देन टॉपिक को जो है वो फिनिश करते रहेंगे। कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आता उसके बारे में भी आप बता सकते हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो उसको हम लेके आएंगे, चाहे वो गायनिक का हो, चाहे वो हमारे पास में न्यूट्रिशन का हो, चाहे एमएसएन का हो, चाहे फंडामेंटल का हो, हम जरूर लेके आएंगे, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।